पर चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। देखिए, रोशनी के त्योहार को मिल गई है एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान। यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की फेहरिस्त में अब दिवाली का नाम भी शामिल हो गया है। समृद्धि के त्योहार दिवाली में हर हिंदुस्तान का दिल बसता है। ये पूरे देश और भारतवासियों के लिए एक गौरव का क्षण है। आज चाय पर चर्चा में दिवाली को मिली इस नई पहचान पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। साथ ही बात करेंगे एक और धरोहर की। विश्व प्रसिद्ध कोणार्क के सूर्य मंदिर में आज एक बड़ी गुड न्यूज सामने आई। एएसआई को गहरी खुदाई के बाद मंदिर के गर्भगृह का रास्ता मिल गया है। इस गर्भगृह को दशकों पहले अंग्रेजों ने रेत भर कर बंद कर दिया था। अब दुनिया को गर्भगृह के रहस्यों के खुलासे का इंतजार है। आज चाय पर चर्चा में करेंगे कितनी अहम है ये कामयाबी हम सबके लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा और चर्चा धुरंधर से मशहूर रहमान डकैत यानी कि अक्षय खन्ना की भी करेंगे, जिनका महाकाली फिल्म का नया लुक भी सामने आ गया है और इस फिल्म में अक्षय शुक्राचार्य का किरदार निभा रहे हैं। जानेंगे इस बार अक्षय क्या धमाल मचाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। साथ ही हम बात करेंगे शाहरुख खान की, जिनका जलवा इस उम्र में भी बरकरार है। किंग खान का नाम न्यूयॉर्क टाइम्स के सबसे स्टाइलिश लोगों में शामिल हो गया है। वो इकलौते ऐसे भारतीय हैं जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल है। नमस्कार, मैं हूं खुशी गुप्ता। आपको पहाड़ों की सैर भी कराएंगे, जहां ताजा बर्फबारी ने वादियों की रौनक बढ़ा दी है। कश्मीर में सोनमर्ग, गांदरबल और पहलगाम में सैलानियों को खूबसूरत नजारे की सौगात दी है। आज चर्चा इस पर भी करेंगे। तो आज चाय पर चर्चा में सबसे पहले उस खुशी पर चर्चा होगी जो देश को ऐतिहासिक लाल किले से मिली है। यूनेस्को की समिति ने दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहने वाली है दिवाली, रोशन होगी पूरी दुनिया हमारे इस त्योहार के साथ, क्योंकि त्योहार ऐसा है। ऐसे में आज देखिए, देश की राजधानी दिल्ली फिर से रोशन हो उठेगी, फिर से दिवाली मनाई जाएगी। लाल किले और चांदनी चौक समेत ऐतिहासिक और सरकारी इमारतों को दियो और लाइटिंग से रोशन किया जाएगा और यही नहीं, चांदनी चौक को भी रंगोली से सजाया जाएगा। केंद्र और दिल्ली सरकार की पहल पर एक विशेष समारोह लाल किले पर होने जा रहा है। I see no objection. I therefore declare decision 20.com 7B24 as adopted. ये खुशी देश को ऐतिहासिक लाल किले से मिली है। लोगों के चेहरे खुशी से चमक उठे हैं। यूनेस्को की समिति ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में दीपावली को शामिल कर लिया है। I see no objection. I therefore declare decision 20.com 7B24 as adopted. जैसे ही इसकी घोषणा हुई तो हर तरफ तिरंगे लहरा उठे। जय श्री राम के जयकारे और भारत माता की जय के नारे लगने शुरू हो गए। साथ ही लोग झूमने लगे। रामचंद्र भगवान की। यूनेस्को की ओर से दी गई इस गुड न्यूज पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुशी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत और दुनिया भर के लोग बहुत खुश हैं। हमारे लिए दीपावली हमारी संस्कृति और मूल्यों से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। ये हमारी सभ्यता की आत्मा है। ये रोशनी और सच्चाई का प्रतीक है। यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में दीपावली के शामिल होने से इस त्योहार की ग्लोबल लोकप्रियता और भी बढ़ेगी। प्रभु श्री राम के आदर्श हमें हमेशा रास्ता दिखाते रहें। Distinguished delegates, dear friends, today is the day of glowing pride for India. दरअसल भारत सरकार ने पिछले साल मार्च 2024 में एक प्रस्ताव यूनेस्को को भेजा था। इसमें दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। इसी मुद्दे पर 8 से 13 दिसंबर तक लाल किले में यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी की अहम बैठक चल रही है। इसमें दुनिया भर से आए 54 देशों के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रस्तावों की समीक्षा हो रही है। इन्हीं प्रस्तावों में दीपावली भी शामिल थी, जिसे यूनेस्को की समिति ने हरी झंडी दिखा दी।
यूनेस्को की इनटेंजिबल हेरिटेज की सूची में हमारा अपना त्योहार दीपावली को शामिल किया गया है। हम सभी देशवासियों के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसपे मैं दिल की गहराई से आप सभी को बधाई देती हूँ और बधाई देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके प्रयासों से ये संभव हो पाया। यूनेस्को का यह सम्मान रामायण की करुणा, मर्यादा और धर्म आधारित हमारी लोक संस्कृति की वैश्विक स्वीकार्यता है। यूनेस्को की ओर से दी गई इसी खुशी को लेकर आज पूरी दिल्ली को दिवाली के रंगों में सजाया जा रहा है। लाल किले और चांदनी चौक समेत ऐतिहासिक और सरकारी इमारतें दियों और लाइटिंग से सजेंगी, यानी आज एक बार फिर दिवाली जैसा माहौल देखने को मिलेगा। केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से विशेष रोशनी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अब तक यूनेस्को भारत की 15 परंपराओं और संस्कृतियों को विभिन्न श्रेणियों में विश्व धरोहर का दर्जा दे चुका है। अब 16वां नाम दीपावली का है। ये यकीनन हर भारतीय, हर सनातन संस्कृति मानने वाले के लिए अच्छी खबर है। सुशांत मेहरा, मिलिंद शर्मा और मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वाकई आज दिवाली मनाने का दिन है। सीधे चलते हैं हम लाल किले पर, जहां पर हमारे संवाददाता मनीषा लड्डा हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा, 5 बज चुके हैं, 5:30 का समय आपने बताया था कि जब वहां पर रोशनी से जगमगा उठेगा पूरा इलाका, और तैयारियां वहां पर जरा दिखाएं और कार्यक्रम के बारे में बताएं। तैयारियों की बात करूं तो अभी आपको कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट अब टाइम बचा हुआ है पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होने में। तो आप देख सकते हैं कि हर एक चीज जो है अभी यहाँ पर इंतजाम जो है वो पूरी तरीके से किए जा रहे हैं। लास्ट मोमेंट की जितनी भी चीजें रहती है वो, लेकिन धीरे धीरे आपको रोशनी यहाँ पर आपको नजर आने वाली कि किस तरीके से जो लाइटिंग सेरेमनी जो मैंने बोली थी वो यहाँ पर होने वाली है। हर एक पेड़ के नीचे आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से पेड़ भी अब जो है रोशनी से सराबोर है। हर तरफ आपको अभी इसी तरीके की रोशनी जो है नजर आने वाली है। तो 5:30 बजे में बेहद ही बस 15 मिनट का समय अभी बाकी है। 15 मिनट के बाद यहाँ की जो रौनक है, यहाँ की जो अलग ही माहौल जो है वो बनने वाला है। तो बस कुछ ही देर का इंतजार है जब पूरी दिल्ली इसी तरीके से आपको नजर आएगी, जब हर तरफ रोशनी रोशनी होगी। दिवाली जैसा जो माहौल है वो पूरा बनाया जा रहा है, क्योंकि वाकई में आज दिल्ली देश के लिए जो है बेहद गर्व की बात है कि यूनेस्को की तरफ से हरी झंडी दिवाली जैसे त्योहार को मिली है। दुर्गा पूजा, गरबा, महाकुंभ के बाद अब दिवाली, और उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द जो है छठ पूजा भी उसी लिस्ट में जो है, उस सूची में जो है वो शामिल होगी, क्योंकि वाकई में वो भी बहुत बड़ा एक पर्व माना जाता है हर किसी के लिए। तो यहाँ पर अगर दिल्ली के ऐतिहासिक हम लाल किले की बात करें तो प्रांगण में अभी हर कोई जो है तैयारियों में जुटा हुआ है, चाहे फिर वो दिए जलाने की बात हो, लाइटिंग्स लगाने की बात हो, या फिर अलग अलग जो फॉर्म्स जो अभी कार्यक्रम अभी आपको देखने को मिलेंगे वो यहाँ पे। और कुछ ही देर में जो है दिल्ली के सीएम, दिल्ली के एलजी और गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो भी कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले। तो बस थोड़ी सा इंतजार है श्वेता, जब यहाँ का माहौल एकदम देखने लायक होगा। जी मनीषा, ये बताइए कि और कौन कौन से खास मेहमान, क्योंकि एक लंबी लिस्ट बताई जा रही है, कौन कौन आ सकता है? वैसे तो आपने एक तो नाम तो बता दिए हैं। लिस्ट की बात करूं तो अभी जो लिस्ट आई है मेन तो जो है वो दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली के एलजी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जो यूनियन मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो नजर आएंगे। लेकिन उनके साथ बहुत सारे जो डेलीगेट्स है वो यहाँ पर पहुंचे, और हर किसी के लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत ने भी जब नामांकन में दिवाली के नाम को जब आगे किया था, तो जो मीटिंग जहां पर ये हो रही है, जिस हॉल में हो रही है, वहां का जो पूरा माहौल है वो देखने लायक था। हर कोई जो है खुशी में नजर आ रहा था, चाहे वो अन्य देशों के डेलीगेट्स की बात क्यों ना की जाए। और जब भारत को वो दर्जा मिला, जब दिल्ली दीपावली को जब वो दर्जा मिला, तो उसके बाद हर किसी देशों के आगे जो है दिए रखे गए, क्योंकि हर कोई अपने अपने देश की जो है इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करता है। तो दिवाली त्योहार का जो नामांकन में जो उसको रखा गया था, उसके बाद जो है दिए हर किसी को दिए गए। तो बहुत सारे डेलीगेट्स आपको जो है यहाँ पर दिखने वाले हैं, लेकिन बाहर जो आम जनता है उनके लिए मनाई है, आपको यहाँ पर वो नहीं दिखने वाले। हर किसी के पहले से ही पासेस जो है वो बनाए गए थे। बहुत लिमिटेशन जो है लोगों की यहाँ पर आपको नजर आएगी, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन
सिलेक्शन आज के दिन काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत से अलग अलग डेलीगेट्स जो है यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप जो अलग ही माहौल जो है आपको वो देखने को मिलेगा। लेकिन लोगों की बात करें तो आम लोगों के लिए आज के दिन लाल किले में आपको वो लोग जो है वो नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल मनीषा, आप तो वहाँ माहौल देख ही रही हैं और यहाँ स्टूडियो में बैठे हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं कि आज वो दिन आया है फाइनली, जब हम लोग साल में दूसरी बार दिवाली मना रहे हैं। एक दिवाली हम मना चुके हैं और दूसरी दिवाली का हम इंतजार कर रहे हैं। आपके आसपास जो हम देख पा रहे हैं, अभी लोग शायद आना बाकी है क्योंकि समय अभी नहीं हुआ है, और जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे रोशनी की जगमगाहट जो है वो और ज्यादा देखने को मिलेगी। तो कुछ जो लोग आ गए उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। मैं बिल्कुल बातचीत करती, लेकिन अभी क्या है, लास्ट टाइम बहुत कम समय रह गया है कार्यक्रम की शुरुआत होने में, तो हर कोई रिहर्सल में और रेडी होने में जो है वो व्यस्त है। तो अभी आपको कोई नजर नहीं आएगा। आप स्टेज पर मैं नहीं जा सकती क्योंकि स्टेज पे जो है बाकी प्रिपरेशन जो है वो चल रही है, लेकिन यहाँ पर आपको लोग नजर नहीं आएंगे। जितनी भी आपको यहाँ पर जो आधिकारिक तौर पर जो बात कर सकते वही कर सकते हैं, लेकिन बाकी आपको यहाँ पर और भी जो संस्थानों के जो वीडियो जर्नलिस्ट है वही आपको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी आपको जो कुर्सियां खाली दिख रही है, कुछ ही देर के बाद सभी भीड़ भाड़ जो है माहौल आपको नजर आएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अभी आना शुरू हो रहे हैं। वहां पे अगर मैं दिखाऊं, क्योंकि जैसे मैंने बताया अनेकता में एकता का प्रतीक, आज ये पूरा स्टेज दिखने वाला है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग डांस फॉर्म जो है वो यहाँ परफॉर्म होने वाली है। तो वहां देख सकते हैं कि दूर से आपको दिख रहे होंगे कि हर कोई अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आया है, अपनी डांस फॉर्म को जो है वो पेश करेगा। तो हर कोई अभी इस तैयारियों में जो है वो जुटा हुआ है, लेकिन कुछ देर का समय आप हमें दीजिए, क्योंकि यहाँ से दिल्ली के ये ऐतिहासिक प्रांगण की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक अलग ही माहौल जो है वो बनने वाला है और वाकई में देखने लायक होगा। बिल्कुल, भारत की संस्कृति, भारत की अनेकता में एकता, ये सभी तस्वीरें जो है वहां से मंच से देखने को मिलेगी। मनीषा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आपको हम बता दें कि यूनेस्को की विश्व धरोहरों में भगवान सूर्य को समर्पित ओडिशा का कोणार्क मंदिर भी रहा है, जिसकी पुरानी चमक लौटने वाली है। 122 साल बाद यहां पर गर्भगृह खुलने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल 1903 में ब्रिटिश सरकार ने मंदिर की संरचना को मजबूत करने के इरादे से मंदिर के गर्भगृह को रेत और पत्थरों से सील कर दिया था, लेकिन अब ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने गर्भगृह से रेत हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोशिश ये की जा रही है कि मंदिर को नुकसान पहुंचाए बगैर गर्भगृह को खोला जाए। गर्भगृह की आंतरिक स्थिति जानने के लिए लेजर स्कैनिंग और रोबोटिक कैमरों का भी इस्तेमाल हो रहा है। उम्मीद है बहुत जल्द श्रद्धालु इस प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर के गर्भगृह के भी दर्शन कर सकेंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर के गर्भगृह का रास्ता मिल गया है। 9 मीटर की ड्रिलिंग के बाद सूर्य मंदिर के गर्भगृह का रास्ता मिल गया है, जिसकी जानकारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI ने दी है। मंदिर की दीवारों की स्थिति जानने के लिए 17 इंच की कोर ड्रिलिंग की जा रही थी। मंदिर के पश्चिम दिशा की पहली पिंडी पर 16 इंच की पाइप से 9 मीटर तक नो वाइब्रेशन ड्रिलिंग की गई थी। 8 मीटर तक पत्थर और उसके बाद रेत निकल आई। 8 मीटर तक पत्थर मौजूद होने से ये साफ है कि मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है। अब आगे वैज्ञानिकों के जरिए इसका परीक्षण होगा और फिर रेत निकालने की प्रक्रिया की जाएगी। 13वीं शताब्दी में बने कोणार्क के इस सूर्य मंदिर के गर्भगृह को 1903 में ब्रिटिश प्रशासन ने संरचनात्मक कारणों से रेत और पत्थर से भरकर सील कर दिया था। तब से लेकर अब तक पूरे 122 सालों तक ये मंदिर बंद रहा। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कल गर्भगृह में भारी रेत को हटाने की प्रक्रिया पारंपरिक विधि विधानों के साथ शुरू कर दी है। इसके लिए ASI की वैज्ञानिक टीम ने गर्भगृह के प्रथम मंडल के पश्चिमी हिस्से में 4 बाय 4 फुट की एक सुरंग बनाई, जिसके माध्यम से रेत हटाने का काम शुरू किया गया। इस प्रक्रिया के साथ साथ मंदिर की दीवारों की मजबूती और स्थिति का आकलन करने के लिए 17 इंच की कोर ड्रिलिंग भी की जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य कोणार्क सूर्य मंदिर के गर्भगृह को बहाल करना है, जिससे इसके ऐतिहासिक महत्व को संरक्षित किया जा सके और आने वाली पीढ़ी के लिए इसे सुरक्षित रखा जा सके।
एएसआई का लक्ष्य न केवल रेत हटाना है बल्कि मंदिर की संरचनात्मक अखंडता को बनाए रखते हुए इसकी प्राचीन सुंदरता को फिर से जीवंत करना भी है। परियोजना में उपयोग की जा रही तकनीकें और प्रक्रियाएं प्राचीन विरासत को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए सावधानी पूर्वक चुनी गई है। एएसआई का लक्ष्य कोणार्क सूर्य मंदिर को उसकी खोई हुई महिमा वापस दिलाना है और इसे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में स्थापित करना है। ये प्रक्रिया न केवल एक पुरातात्विक खुदाई है बल्कि ये इतिहास, वास्तुकला और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक अहम अध्ययन करना भी है, जो इस प्राचीन मंदिर के रहस्यों को उजागर करने और उसकी स्थायी विरासत को संरक्षित करने में मदद करेगा। इस परियोजना की सफलता न केवल कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगी। कोणार्क से अजय कुमार नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उड़ीसा के जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वहाँ पर आप लोगों में से कौन कौन गए हैं? मैं गई हूँ। आप गए हैं? बिल्कुल। बताओ अपना एक्सपीरियंस सुनीता। बहुत अच्छा था। और आप ऐसी किसी खास जगह जाते हैं, अपना इतिहास देखते हैं और उस तमाम चीजों को देखते हैं तो एक अलग एहसास होता है। मुझे लगता है जाना चाहिए। वैसे कौन कौन फैन है कि ऐसी ऐतिहासिक जगहों पर जाए? मैं तो अभी बहुत ज्यादा धार्मिक जगहों पर जाकर आई हूँ। हाँ, मैं बहुत धामों पे गई थी। अब नेक्स्ट ट्रिप पे देखते हैं। लेकिन सूर्य मंदिर की आपने बात की तो मैं महाबलीपुरम में गई हूँ। वहाँ पे सूर्य टेम्पल है। अच्छा। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फेमस वहाँ पर सूर्य टेम्पल है। और वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वो सी शोर पे है। अच्छा। मतलब समुद्र है पीछे और सूर्य टेम्पल वहाँ पे है। जब आप जाएंगे तो सूर्यास्त और सूर्योदय जब वो देखेंगे तो वो देखने लायक होता है वो और उसमें ऐसा बना है कि जब सूर्योदय होता है तो सीधे गर्भगृह में उसकी रोशनी आती है। तो बेहद खूबसूरत है हमारे यहाँ, तो ये देखने लायक है वाकई। बिल्कुल। देखिए, उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर जितना भव्य है उतनी ही खास है उसके इतिहास से जुड़ी जानकारी। कोणार्क सूर्य मंदिर पुरी शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1250 ईस्वी में इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। सूर्यदेव को समर्पित इस मंदिर को स्थानीय लोग बिरंची नारायण के रूप में पूजते हैं। और देश के बेहद प्रसिद्ध मंदिरों में से एक कोणार्क मंदिर को 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी थी। 10 रुपए के नोट पर भी कोणार्क मंदिर को दर्शाया गया है। इस मंदिर की कलिंग वास्तुकला इसे बेहद दुर्लभ बनाती है। मंदिर परिसर विशाल पहियों और ऊंचे घोड़े वाले रथ के आकार का है। गुड न्यूज ये है कि इस ऐतिहासिक मंदिर के गर्भगृह को बहाल करने का काम जारी है। एएसआई तमाम एहतियात के साथ खुदाई के काम में जुटी है। 9 मीटर की ड्रिलिंग के बाद गर्भगृह का रास्ता मिल गया है। देखिए, एक उत्सव ये, एक उत्सव हमारे पीछे। ये मौसम तो ऐसे ही बना हुआ है। ये बर्फोत्सव। हाँ, ये बर्फोत्सव जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं पूरी सर्दी। हर साल बेसब्री से इंतजार करते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, पर्यटक भी इंतजार करते हैं। पर जिन्हें बहुत ठंड लगती है उनसे पूछिए ना। नहीं, हम तो यहाँ रहेंगे। इनके जैसे पर्यटक एक पहाड़ से खुद ही हैं। आप तो जाती आती रहती है। मैं वही तो कह रही हूँ ना, पर्यटकों का जो सिलसिला है वो चालू हो जाएगा। मतलब वो लगातार जैसी बर्फबारी होती है पर्यटक दिल्ली से पहाड़ों की ओर शुरू हो जाते हैं जाना। बट ठीक है, दिस ब्रेक इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। बिल्कुल, आप जा सकते हैं। अब देखिए, तस्वीरें ऐसी हैं जम्मू कश्मीर के ऊंचे क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी जहां सैलानियों को खूब रोमांचित करती है। वहीं श्रीनगर समेत अभी ऐसी कई जगहें हैं जहां ड्राई कोल्ड यानी सूखी ठंड ने मौसम एकदम सख्त ठंड वाला बना दिया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि हार्ड कपाने वाली ठंड यहाँ हो रही है। कोहरा काफी है और दिसंबर में ये ठंड अभी और बढ़ने का भी इंतजार है। लेकिन साथ ही स्थानीय लोगों और पर्यटकों को जल्द ही बारिश और बर्फबारी की भी आस है ताकि उस खास सर्दी के मौसम का भरपूर आनंद लिया जा सके, जिसके लिए कश्मीर पूरे जहां में मशहूर है। हाँ, हमारे जैसे लोग यानी मेरे जैसे लोग वहां कतई ना जाएं। बाकी आप लोग जा सकते हैं। कश्मीर में मौसम सर्द नहीं बर्फीला हो रहा है। कुछ ऊंचे क्षेत्रों पर प्रकृति मेहरबान हुई है।
चांदी सी चमकती बर्फ की सफेद चादर इस बात की तस्दीक कर रही है। सोनमर्ग, पहलगाम, गांदरबल, जोजिला पास, बालटाल, मीनामर्ग जैसे इलाकों में हुई बर्फबारी से इन तमाम जगहों की खूबसूरती देखते बन रही है। पूरी कश्मीर घाटी और लद्दाख में कपकपाती ठंड का दौर जारी है। पारा फ्रीजिंग पॉइंट से कई डिग्री नीचे चला गया है। लेकिन घाटी के इन ऊंचे क्षेत्रों को छोड़ दें तो पिछले 1-1.5 महीने से निचले इलाकों में सूखी ठंड प्रचंड पड़ रही है। बारिश और बर्फबारी का नामो निशान नहीं है। यही वजह है कि इन इलाकों में धुंध छाई हुई है। यहाँ तक कि AQI लेवल भी काफी प्रभावित हुआ है। बर्फ अभी मिसिंग है। पहाड़ों पे, प्लेन्स में बर्फ नहीं हो रही है और आने वाले समय में मौसम विभाग का माने तो बर्फबारी हो सकती है, लेकिन फिलहाल अगले 4-5 दिन बिल्कुल ऐसा ही सूखे का हाल रह सकता है। इस बेतहाशा सर्दी के चलते हर रात पारा माइनस में गोते लगाते हुए रिकॉर्ड तोड़ रहा है और ये ठंड अभी आने वाले दिनों में चिलई कलां के साथ आगे बढ़ेगी। नवंबर से ही जो है ठंड बहुत जबरदस्त शुरू हो गई थी। ऐसी ठंड जो नवंबर में नहीं देखी गई थी। और अब जबकि चिलई कलां जो कि एक ट्रेडिशनल तकरीबन 40 दिन का पीरियड रहता है, 21 दिसंबर से शुरू होता है और उसको भयंकर ठंड का पीरियड माना जाता है। उसमें बर्फबारी भी होती है। माइनस टेम्परेचर जो है 6, 7, 8 तक जाता है। डल लेक जैसी झील जो है फ्रीज हो जाती है। तो इस तरीके की ठंड होती है। लेकिन इस बार चिलई कलां से पहले ही वैसी ठंड जो है, भयंकर ठंड यहाँ घाटी के लोगों को झेलनी पड़ रही है। श्रीनगर में कोहरे का आलम ये है कि लोग ठिठुर रहे हैं। चौक चौराहों या खुले मैदान में मौजूद स्थानें हों या फिर सैलानी बर्फबारी पड़ने के इंतजार में अलाव जैसे तरीकों से खुद को इस बेतहाशा सर्दी से बचा रहे हैं। फिलहाल तो पूरी कश्मीर घाटी में कड़कड़ाती ठंड जरूर है, मगर सूखी ठंड के चलते वो मौसमी हालात अभी कश्मीर के नहीं हुए हैं जिसके लिए कश्मीर देश दुनिया में मशहूर है। इसलिए बारिश और बर्फबारी का ही बेसब्री से इंतजार है। जब कश्मीर में ठंड होती है तो पूरे उत्तरी भारत में उसका असर देखने को मिलता है। तो फिलहाल बहुत जबरदस्त ठंड और मौसम विभाग का माने तो इसको तोड़ सकती है सिर्फ बर्फबारी, और बर्फ अभी नजदीक दिख नहीं रही है। तो सभी लोग दुआ कर रहे हैं कि बर्फबारी हो ताकि तापमान में भी बेहतरी आए और जो ये पोल्यूशन है, जो ये AQI लेवल इतना खराब हो गया है, कश्मीर कभी इसके लिए जाना नहीं जाता था, उसमें भी जो है राहत मिलेगी और जो बीमार लोग हो रहे हैं उसमें भी जो है कमी आ सकती है। तो फिलहाल सबकी दुआएं कि बर्फबारी हो, लेकिन मौसम विभाग कह रहा है कि अगले 6 से 7 दिन तक ऐसा नहीं हो सकता। अभी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं आ रही है और ये जो ठंड है बढ़ सकती है और धुंध उसके साथ सुबह शाम और खासकर जो मैदानी इलाके हैं, क्योंकि कश्मीर में ठंड जो एक रिपल इफेक्ट होता है पूरे नॉर्थ इंडिया में, वो एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में। यहाँ पर तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर। और चलिए बात सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म बॉर्डर की, जिसका सीक्वल बॉर्डर 2 एक बार फिर दर्शकों में देशभक्ति की लहर जगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्योंकि सालों पहले रिलीज हुई बॉर्डर ने लोगों के दिलों में जो जोश भरा था, वैसा ही जज्बा अब इसके सीक्वल में एक बार फिर से नजर आने वाला है। गीतिका, बिल्कुल, अगले साल बड़े पर्दे पर आने वाली बॉर्डर 2 में इस बार कहानी और भी बड़ी है और स्टार कास्ट पहले से ज्यादा दमदार। यानी फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ के फर्स्ट लुक के बाद अब अहान शेट्टी के लुक से भी मेकर्स ने पर्दा उठा दिया है। बॉर्डर 2 में अहान शेट्टी के फर्स्ट लुक ने बढ़ाई दर्शकों की बेसब्री। अगले साल 23 जनवरी को रिलीज होने को तैयार बॉर्डर 2 का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। दिलजीत दोसांझ, सनी देओल, वरुण धवन के बाद अब अहान शेट्टी का फिल्म में फर्स्ट लुक सामने आया है। इस फिल्म में अहान शेट्टी ने एक नेवी ऑफिसर का किरदार निभाया है। अहान का जो फर्स्ट लुक जारी किया गया है उसमें वो जंग के मैदान में लड़ते नजर आ रहे हैं। खून से लथपथ वर्दी और चेहरे पर भीषण जंग का जोश साफ झलक रहा है। इस पोस्टर में अहान मोर्टार गन चलाते दिख रहे हैं। उनका ये आक्रामक अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है। अहान के फर्स्ट लुक पर सुनील शेट्टी ने भी अपने बेटे को बधाई दी। सोशल मीडिया पर सुनील शेट्टी ने लिखा, सम्मान अपनी छाप छोड़ जाता है और हिम्मत तुम पर खूब जचती है।
बॉर्डर 2 1997 में रिलीज क्लासिक फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है। इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत के साथ अहान भी जंग के मैदान में दिखाई देंगे। इस फिल्म में एयरफोर्स और ग्राउंड बैटल के कई वॉर सीक्वेंस दिखने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब कुछ ऐसी पहल आपको दिखाते हैं जो इंसानों के लिए नहीं बल्कि बेजुबानों के लिए की गई है। यूपी के बागपत में घायल जानवरों की मदद के लिए एनिमल एम्बुलेंस ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति घायल पशु की जानकारी नजदीकी पशु चिकित्सालय को दे सकता है। इससे घायल पशु का फौरन इलाज शुरू हो सकेगा और इमरजेंसी में भी उस घायल बेजुबान की जान बचाई जा सकेगी। दूसरी तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद से है। यहां पर दानी लीमड़ा नगर निगम स्ट्रे डॉग्स को RFID वाले कॉलर लगवा रहा है। शहर के 48 वार्ड में स्ट्रे डॉग्स का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के बाद नगर निगम RFID वाले कॉलर इन डॉग्स को लगाएगा। इससे आवारा पशुओं की मॉनिटरिंग और उनका डेटा मैनेज करना मुमकिन हो पाएगा। इस बात का रिकॉर्ड रखा जाएगा कि डॉग्स का वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं। और चलिए अब आपको कोलकाता लिए चलते हैं, जहां भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड ने विजय रैली 2025 का आयोजन किया। 1971 में पाकिस्तान पर मिली शानदार जीत की याद में सेना हर साल विजय दिवस मनाती है। इस युद्ध में हिंद के जवानों की वीरता को सलाम करने के लिए सेना की 1 दिसंबर को गुवाहाटी से इस बाइक रैली की शुरुआत हुई थी। करीब 1350 किलोमीटर का ये सफर तय करके बाइक रैली 7 दिसंबर को कोलकाता पहुंची है। कोलकाता से गुजरते हुए आखिरी 25 किलोमीटर की राइड में देश के उन वीर सुपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस रैली में सेना के 71 जवानों के साथ 71 सिविल बाइकर्स राइडर्स भी शामिल थे।